देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी आपातकाल की निंदा की गई। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर ही पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगाना आपातकाल था। देखिए रिपोर्ट। काल के 50 साल पूरे, बीजेपी ने मनाया संविधान हत्या दिवस। केंद्रीय कैबिनेट में आपातकाल की निंदा। 25 जून 1975 वो तारीख जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। देश के इतिहास के इस काले दिन के 50 साल पूरे हो गए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई। साथ ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाते हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों में पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी विधायक सीपी सिंह के नाम भी शामिल हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर रघुवर दास ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सीपी सिंह ने एनसीईआरटी के किताबों में इमरजेंसी के बारे में बताने की मांग की। तो आज कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। तो वास्तव में ना उनको संविधान से प्यार है, ना उनको अदालत से की सम्मान। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपने से प्यार है, अपनों से सम्मान। जिस तरह कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाओ के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो 1975 वाली कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में छात्र आंदोलन और इमरजेंसी का चर्चा हो, वर्णन हो, ताकि हमारा पीढ़ी उसको पढ़ सके, समझ सके। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। दूसरी ओर जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी इमरजेंसी की घटना पर इवेंट कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2023 में संसद से विपक्ष के 95 सदस्यों को सस्पेंड करना आपातकाल है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया वो आपातकाल है। 2023 जब संसद में आपातकाल लग गया, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल। कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन हो गया। 11 साल से किसान परेशान, 11 साल से युवा परेशान, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। विपक्ष अगर प्रखरता से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगे तो विपक्ष के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और ये आपातकाल की बात कर रहे हैं तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने राज्य भर में संविधान हत्या दिवस मनाई। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर वार किया। दूसरी ओर सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि देश में पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत, जमशेदपुर से प्रभात और रांची से राकेश और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पच्चीस 26 जून की दरमियानी रात साल 1975 की हम बात कर रहे हैं। जी हां, आज से 50 साल पहले देश में आपातकाल लागू किया गया था। अगली सुबह जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने यह अनाउंसमेंट किया, यह घोषणा की कि पूरे देश में आपातकाल लागू है, पूरा देश सन्न रह गया था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि सामान्य व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा वो लोग रहे थे जो लगातार सरकार से सवाल पूछते थे। जेल में उन्हें डाला गया जो सरकार के खिलाफ बोलते थे। 25-26 जून की दरमियानी रात तमाम अखबारों के प्रेस के लाइट काट दिए गए थे। और यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, तमाम साहित्यों में इस बात का वर्णन किया गया है। यह तमाम जो उस पल के गवाह थे वो लोगों ने इन पंक्तियों को लिखा है। लेकिन वो काल देश कैसे भूल सकता है जब 85 लाख मर्दों का, पुरुषों का नसबंदी करा दिया गया था। आरोप यह भी लगे कि संजय गांधी की एक तिगड़ी थी, उस वक्त देश संभाल रहे थे, वो तिगड़ी देश संभाल रही थी। और इधर दूसरी तरफ जब कानून को लेकर बात होती है, मीसा कानून लागू किया गया। मीसा कानून के तहत यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत कई गिरफ्तारियां हुई। आज जो नेता जननायक के रूप में जाने जाते हैं, आज कई दिग्गज नेता उस वक्त जेल में थे और कुल 1 लाख नेता जेल में थे। जेल को उस वक्त राजनीति का पाठशाला माना जा रहा था। आपातकाल का दौर बीता, कांग्रेस चुनाव हारी, फिर कांग्रेस की जीत भी होती है। देखते देखते देश आगे बढ़ा, देश में बीजेपी एनडीए की सरकार बनी और लगातार बीजेपी इस दिन को यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। लगातार यह आरोप लगाया गया कि काला दिवस कांग्रेस ने भारत को दिखाया, काला दौर दिखाया। और वहीं अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम विपक्षी दल यह कहते हैं कि आपातकाल पिछले 11 साल से लगा हुआ है। हालांकि यह अघोषित है। संसद में आपातकाल लगा, लॉकडाउन को आपातकाल करार दिया गया। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रवास खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू पार्टी से। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आपने आज का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। निश्चित तौर पर आपातकाल के उस दौर को याद किया जाता है या हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम भी सन्न रह जाते हैं। कैसे मीडिया के अधिकारों को छीन लिया गया था, आम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, सरकार के खिलाफ बोलने की किसी को अनुमति नहीं थी, कैसे 85 लाख पुरुषों का उस वक्त नसबंदी हुआ। आप लोग इन तमाम विषयों को लेकर हमेशा मुखर रहे। देखिए आयुष, ये जो 25 जून 1975 की रात थी वो देश के संवैधानिक इतिहास की सबसे काली रात और सबसे काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। और इसका बैकग्राउंड जाने कि एक प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। 12 जून 2025 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया। न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जो उस समय जज थे, उनको काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी इमरजेंसी के दौरान, उनका ये जजमेंट था। और 24 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी से वोटिंग का अधिकार भी लोकसभा में जो देने का था वो छीन लिया। तो उसके बाद 24-25 की मध्य रात्रि को ये इमरजेंसी लगाई जाती है। मुझे लगता है देश ने इससे बड़ा कभी भी काला दिन नहीं देखा साहब, जिस दिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान की गला घोटने की नापाक कोशिश की गई थी। और किस तरीके से कोशिश की गई थी आप सोचिए। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 संविधान का जो है
वो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देता है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे अधिकार छीन लिया गया। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ढोंग चारों तरफ पीटते चलते हैं राहुल गांधी जी, उस समय कहाँ थे? आखिर उनकी ही जो दादी जी थी, उन्होंने सस्पेंड कर दिया था पूरे तरीके से इन तमाम राइट्स को। लाखों लोगों को डाल दिया गया जेल में। और आपने एक बिल्कुल सही बात कही, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को उस समय इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, और राज्यसभा से भी इसको पारित करा लिया गया, और उसके बाद ये कानून बन गया। और उसमें आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, मैं ये दर्शकों के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके व्यूअर
आपातकाल पर चर्चा हो रही है और अब हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। क्षितिज जी, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, अपनी बातों को पूरी कर लें। अघोषित आपातकाल तब कहते हैं कि जब सदन से जब नेता सवाल पूछते हैं, हमारे सांसद सवाल पूछते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है और कानून में संशोधन किया जाता है। तब हमें लगता है कि ये आपातकाल की स्थिति है। तब हमें आपातकाल की स्थिति लगती है कि जब सीएए के विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाती है, जहां की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए उनका उल्लंघन होता है जिस कानून में, उसका विरोध करने वालों पर कार्रवाई होती है। हमारा तब लगता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है जब हमारे किसान पर जबरदस्ती कानून थोपा जाता है और 700 किसानों के शहादत के बाद उसी कानून को वापस लिया जाता है। हमें तब लगता है कि इस देश में आपातकाल है की स्थिति बनी हुई है जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और हमें तब लगता है कि आपातकाल की स्थिति है कि जो मीडिया सवाल पूछता है उन पर कार्रवाइयां होती है और मीडिया ये सवाल पूछना बंद कर। हमारे भाई दिखा रहे थे अभी की सादा पन्ना, अभी के पत्रकारों से निवेदन है कि कौन पत्रकार सादा पन्ना लिख सकता है? नहीं लिख सकता है, नहीं वो कर सकता क्योंकि आवाज बंद की। हमें दुख तब होता है, हमें दुख तब होता है, आप अगर अनुमति दें तो एक उदाहरण दे दूं आपको। हमें दुख तब होता है कि एक उदाहरण मैं दे देता हूं कि मीडिया कितना फ्री है, चले जाते हैं, मीडिया कितना फ्री है। सुन लीजिए क्षितिज जी, कोई पत्रकार जवाब देखिए, आपने मीडिया पर सवाल उठाया है तो मीडिया कितना फ्री है, मीडिया कितना फ्री है मैं ये आपको बता देता हूं। मणिपुर के मामले पर जब संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पूरा हुआ था, अगले दिन टेलीग्राफ का फ्रंट पेज में क्या लिखा था ये आप सर्च कर गूगल में पढ़ लें, इससे आपको पता चल जाएगा कि मीडिया कितना फ्री है। तो उसी मीडिया से हम पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए और अभी मणिपुर पे क्या हो रहा है इस पर सवाल नहीं दिखाया जाता है, इस पर सवाल पूछा नहीं जाता है। अघोषित आपातकाल है आयुष, अघोषित आपातकाल है जहां गरीबों की आवाज को बंद किया जाता है, जहां शोषितों के आवाज को बंद किया जाता है। और जब हमारे नेता सवाल पूछते हैं तो ये लोग उनको आवाज को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं और अपने पार्टी में सरकारों को गिराने के लिए किस प्रकार से ईडी सीबीआई की कोशिश करते हैं ये पूरा देश ने देखा है। किस प्रकार से उनके खरीद फरोख्त करते हैं वो पूरे देश देख रहा है और किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मणिपुर का आपने जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं गए हुए हैं, माननीय गृह मंत्री अभी तक मणिपुर नहीं रह गए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर अगर जाते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों मंत्री मणिपुर नहीं गए क्षितिज जी? प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, गृह मंत्री गए, आपने प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, गृह मंत्री मणिपुर जाने के बाद भी क्या हुआ वहां पर? क्या अभी वो स्थिति वैसी नहीं है? क्या अभी वहां पर सब कुछ ठीक है? क्या ये देश के सामने क्यों नहीं रखते हैं? वो लोग नहीं रखते हैं। पहलगाम में कैसे वो लोग घूमते हुए आए, धर्म पूछा और गोली मारा, इसके बाद वो दौड़ते हुए चले गए, इस पर जवाब नहीं देते हैं, जवाबदेही किसी की नहीं है। क्या उस पर नहीं लगता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है? बिल्कुल लगता है। तमाम सवालों का बिंदुवार तरीके से जवाब जब हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं तो कल को आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा और आपके हर एक दिन को काला अध्याय बिल्कुल आपके तमाम उन सवालों पर बिंदुवार तरीके से जवाब लेते हैं। प्रतुल जी, सबसे पहले कृषि कानून को लेकर जो सवाल उठाए गए, 700 किसानों की शहादत हुई। दूसरा सवाल, जिस तरह से संसद भवन में 2023 में संसद भवन से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया। तीसरा सवाल, लगातार मणिपुर का मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और चौथा सवाल कि कोई जवाबदेही पहलगाम हमले को लेकर तय क्यों नहीं करता है? देखिए, ये आज हम इमरजेंसी पर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। मैं समराइज कर दूंगा 11 साल के जिस दिन हमारे 11 साल के टेन्योर पे जिस दिन आप बात करने बैठेंगे मैं बता दूंगा क्या क्या उपलब्धियां हैं। 370 कैसे हटा, 35A कैसे हटा, ट्रिपल तलाक कैसे हटा, लेकिन इन तमाम बिंदुओं को अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। नहीं, अब ये तो कुछ भी होता ना, एक हिंदी में देहाती भाषा में शब्द होता है सुपर गलथेथरई, यानी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता ना तो आप कुछ भी एब्सर्ड लॉजिक देकर निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए, देश के इतिहास में एक ही बार हुआ था जब राइट टू प्रॉपर्टी सस्पेंड किया गया था, जब राइट टू लाइफ सस्पेंड किया गया था, यानी आपका आपके जीवन पर अधिकार नहीं है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सस्पेंड किया गया था। अभी मैं बात कर रहा था कि इन्होंने तो इमरजेंसी में कलाकारों को नहीं छोड़ा था साहब। बहुत फेमस मूवी आई थी, आपको याद होगा, संजीव कुमार भी उसमें थे, आंधी। वो आंधी 1975 में रिलीज हुई थी। उसकी जो मुख्य किरदार थी फीमेल, उनका किरदार काफी कुछ इंदिरा गांधी से मिलता हुआ था, उसी तरीके का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड वाला। इन्होंने आंधी पिक्चर को बैन कर दिया।
अब बताइए, इसके बाद देवानंद साहब इतने बड़े सुपरस्टार थे इंडियन पिक्चर में, उन्होंने कोर्ट जाने की जहमत उठा दी कि साहब मैं इमरजेंसी को स्वीकार नहीं करता। देवानंद को बैन कर दिया गया, उनकी पिक्चर रिलीज नहीं 1975 से 1977 के बीच में। किशोर कुमार लेजेंड थे साहब, इतने बड़े गायक, उनके गानों को ऑल इंडिया रेडियो ने इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो सरकार के दिए गए हुक्मों को मानने से उन्होंने इनकार किया था। तो इमरजेंसी में क्या हुआ था ये किसी से छिपा नहीं था। और दूसरी बात देखिए, जो प्रेस की स्वतंत्रता की ये लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ा ताजा उदाहरण था कि इसी हेमंत सरकार में जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों है, आप ही के दफ्तर पे इन्होंने बेबुनियाद छापा मारा था। आपके निदेशक की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उस समय साहब मीसा कानून नहीं था, बेल लेने का प्रोविजन था। जब बेल लेने के लिए अरूप जी गए कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा कि साहब इस व्यक्ति को प्रताड़ित किया इस सरकार ने और अनकंडीशनल बेल दे दिया, क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, एक केस में वो छूटते थे तो दूसरा केस ला देती थी। तो कोर्ट ने शायद पहली बार अपने इतिहास में, झारखंड हाई कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया और कहा कि अगर भविष्य में भी कोई मामला दर्ज होगा तो उसमें इसको बेल माना जाएगा। और उसके बाद आज उसी स्टूडियो में कांग्रेस और राजद के विद्वान प्रवक्ता बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं और कहते हैं साहब फ्रीडम नहीं है। तो ये फ्रीडम होता है साहब। और ये जिनकी इन्होंने चर्चा की कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, देखिए मैं कांग्रेस के लोगों का नहीं बात करता कि उनसे संबद्ध जो लोग हैं और वो जो बयान देते हैं क्या फ्रीडम है क्या नहीं है। राहुल गांधी जी तमाम चीजें कहते घूम रहे हैं, और लेकिन उनको भी फ्रीडम है साहब। ये देश में उस समय फ्रीडम कहां था? उस समय तो राहुल गांधी की दादी जी ने सारे नेताओं को गिरफ्तार करके बंद कर दिया था। 1,30,000 आप सोच रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ग्रास रूट तक के कार्यकर्ता जेल में बंद थे। और जिस तरीके से अखबारों का मैंने आपको कतरन दिखाया था जो उनके साथ होता था, तो यह सेंसरशिप का नमूना था। 2023 में लौटते जो ये कह रहे थे कि एमपीज पे क्यों बैन लगाया गया, इसलिए लगाया गया क्योंकि स्प्रे करने के लिए 2 लोग घुस गए थे। उसके बाद जो सांसदों ने अमर्यादित प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री की घटिया मॉर्फ की हुई तस्वीरों को दिखाया और लगातार प्रदर्शन चलता रहा। देश में विषयों पर चर्चा नहीं होने दी गई, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया। और यह कानून के तहत हुआ। ये तो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं हुआ। कहा गया कि पार्लियामेंट के भीतर का मामला है। ट्रिपल किसान कानून की ये बात करते हैं तो हमारी संवेदनशील सरकार है साहब। हमें जब लगा कि ये ट्रिपल कानून जो ये किसान का आया है, इस पर प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख स्पष्ट किया समय के साथ। और जितने किसानों की शहादत की बात करते हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा आज तक नहीं है। तो मैं वापस लौटता हूं कि 1975 का जो अध्याय था, आज की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि आज तमाम लोग जो कांग्रेस के साथ है उस समय जेल में बंद थे। साहब ये कैसे, इस दोस्ती को क्या नाम दे, इस दोस्ती को क्या नाम दे? मीसा बेटी का नाम रखते हैं और बाहर निकल कर आज कांग्रेस के साथ जवाब सुन लेते हैं। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश जी है। राजेश जी, लगातार सवाल आपसे पूछे गए और स्पष्टीकरण भी आ गया, स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया आपके सवालों का, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? कलाकारों के अधिकार को छीना गया, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी छीना गया उस वक्त पर, और साथ ही छीना गया वो अधिकार जिसके तहत एक ये कलाकार हो, पत्रकार हो, सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए आयुष, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। बिल्कुल। आपातकाल का बुरा दौर था, बोल नहीं सकते थे, पूछे कभी कुणाल कामरा से। लिख नहीं सकते हैं, पूछे कभी उमर खालिद से। खा नहीं सकते, पूछे कभी जुनैद से। पढ़ नहीं सकते हैं, पूछे कभी रोहित वेमुला के परिवार से। रोहित वेमुला अब नहीं रहे धरती पे, कभी पूछिए उसके परिवार से। सवाल नहीं कर सकते मुसलमानों का, सवाल नहीं कर सकते समुदाय का, पूछिए कभी नेहा सिंह राठौर से, पूछिए कभी उनके परिवार से। विपक्ष के केस में लगातार विपक्ष के लोगों के ऊपर केस, पूछिए कभी हमारे नेता से, विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से। उनको भी इन्होंने 5 दिन ईडी में बुलाने का काम किया। पूछिए कभी मीडिया से, निष्पक्ष अंजना ओम कश्यप जी से। अंजना ओम कश्यप जी का आप उदाहरण दे रहे हैं, आपको पर्सनली बहुत क्या हालात है आयुष जी, ये मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं। कितनी स्वतंत्रता है पत्रकारिता में आज के ये 11 वर्षों के कार्यकाल में, ये हम जानते हैं, हम देख रहे हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी से आज सवाल तक पूछा, देश के प्रधानमंत्री से स्टूडियो का किसी पत्रकार ने सवाल जवाब हुआ था ना राजेश जी। अगर कोई सवाल जवाब करता है, उनको सीधे तौर पे निपटाने का काम, न्यूज 11 उदाहरण है, सीधे तौर पे निपटाने का काम किया जाता है। सहमत है न्यूज 11। 11 वर्षों में
आप किसी भी चैनल का नाम उठा ना ना न्यूज़ 11। अरे आपकी 11 सरकार ने वर्षों में बताया देश क्या? का कौन सा चैनल आपकी है सरकार ने जो बताया देश के क्या? प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। पूछेगा? न्यूज़ 11 भारत देश पूरी के मजबूती से प्रधानमंत्री खड़ा से होकर सवाल बोलने की ताकत गृह रखता है। मंत्री से सवाल आपने पूछा। न्यूज़ 11 आओ न्यूज़ 11 सरकार बैठ से करके आप आप खड़े हो गए बोलते वापस। हैं। आप राज्य सरकार पे आ रहे, आप अपनी सरकार पे क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं केंद्र सरकार पे बोलते हैं? देखिए, लगातार 11 वर्षों से देश का नौजवान आपातकाल का दंश झेल रहा है। हम लोग 1975 पे चर्चा कर रहे हैं, हमने नहीं देखा 1975 पे, या अभी के नौजवानों ने नहीं देखा, लेकिन अभी का नौजवान 11 वर्षों का आपातकाल देख रहा है। किस तरह नौकरियां रहते हुए भी ये लोग फॉर्म भरवाने का काम नहीं कर रहे, किस तरह केंद्र सरकार में नौकरियां खाली है, किस प्रकार बैकडोर से बड़े बड़े लोगों को नौकरियां दी जा रही है, किस प्रकार ये लोग लगातार विपक्ष के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, किस प्रकार विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं। लाजमी है सवाल, देखिए, कैसे फंस जा रहा है इसमें एक सवाल भी नेता, बिल्कुल आपका उठाना एक भी लाजमी नेता, है। मैंने पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता आप 11 वर्षों का कार्यकाल में देखिए किसको ईडी ने अरेस्ट करके जेल भेजने का काम किया। क्या शिवराज सिंह चौहान घोटालेबाज नहीं थे? क्या उनके ऊपर सबसे बड़ा वेपम घोटाला? क्या उन्हें क्लीन चिट नहीं मिला है? क्या उनके ऊपर वेपम घोटाला क्या नहीं उन्हें मिला? क्लीन चिट सुप्रीम नहीं कोर्ट ने मिला है? क्लीन चिट दी है, जान लीजिए फैक्ट। क्यों नहीं ईडी भेजा? सुप्रीम क्यों कोर्ट नहीं ने क्लीन सीबीआई चिट दी। भेजा? क्या आयुष, हेमंत ये बिस्व टॉपिक शर्मा अभी जी, कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए राजेश जी, क्या क्लीन चिट शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला? देखिए, आपातकाल का अभी के दौर पे 11 वर्षों से आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार इन्होंने सदन में सभी सांसदों को बाहर करने का काम किया, विपक्ष के सांसदों को, क्यों नहीं पक्ष के सांसदों को बाहर किया? पक्ष के सांसद को भी बाहर करते। केवल विपक्ष के लोगों को ये लोग डराने धमकाने का काम, सवाल नहीं कर सकते हैं। आप अगर सवाल कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा, आपका ट्विटर हैंडल को लॉक कर देंगे, ये सवाल तो फेसबुक हैंडल को लॉक कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी एक सवाल पूछ सकती है कि विधानसभा में क्यों आपने विपक्ष के विधायकों को बाहर किया? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से आप सवाल कीजिए। आपसे मैं लाइव डिबेट पे चैलेंज करता हूं ये कि आप 10 सवाल कीजिए 10 दिन में, देखिए आपका ब्लॉक होता है कि नहीं होता है। लगातार हमने तब केंद्र आप सरकार से बताइएगा। सवाल पूछा। आप देखिए, कभी सवाल नहीं करते। आप हमें लिस्ट कभी तैयार सवाल करके नहीं दीजिएगा, करते। वो सवाल तो हम नहीं कभी पूछेंगे सवाल ना। नहीं करते। हमारे अपने सवाल, और लगातार हम सवाल पूछते हैं केंद्र सरकार से। इसमें देखिए, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है राजेश कभी जी। चर्चा नहीं हुआ। चर्चा कीजिए 11 वर्षों के कार्यकाल पे क्या किया इन लोगों ने देश की जनता के लिए। चलिए, 11 महंगाई वर्षों के कम करने कार्यकाल के लिए पर भी आए हम थे। चर्चा करेंगे। 2 करोड़ आज रोजगार देने आए 50 साल थे। बीता है कुछ नहीं। आपातकाल का, इसलिए जियो। आपातकाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश जी, वक्त की पाबंदी है, हम निश्चित तौर पर और भी मुद्दों पर और भी विषयों पर आपसे सवाल के जवाब लेना चाहते हैं। कैसे उस वक्त संजय गांधी पूरी तरह से एक्शन में थे, कैसे उस वक्त राष्ट्रपति का दस्तखत रातों रात हो गया था, कैसे इमरजेंसी रातों रात लागू हो गया था, और जैसे परिस्थितियों में नेताओं को गिरफ्तार किया गया और बेल नहीं मिले। आज भी वैसे कुछ नेता हैं हमारे बीच, और आज भी जब बात हो रही थी उनसे तो उन्होंने बताया कि हमने कभी लोकतंत्र में ऐसी काली तस्वीर नहीं देखी। जेल के भीतर हमारे तबीयत खराब होते रहते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात कर लें, किडनी की बीमारी हो गई जेल के भीतर, क्योंकि गंदगी बहुत होती थी। और जिस तरह से जानवरों को रखा जाता है, जानवरों को भी बेहतर परिस्थिति में रखा जाता है, उससे बदतर तरीके से देश के नेताओं को रखा गया था। यह आरोप आज जो लोग जीवित हैं वो अब भी लगाते हैं और उस दिन को याद नहीं करना चाहते। आपातकाल के 50 साल बीत गए, लेकिन जख्म अभी भी हरा है। उन लोगों के जहन में वो दर्द आज भी जिंदा है जिन्होंने आपातकाल के उस दौर को झेला था। खास तौर पर वो नेता जो गिरफ्तार किए गए थे मीसा कानून के तहत, जिन्हें उस वक्त बेल भी नहीं मिल रहा था। लगातार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम आजसू पार्टी का रुख करते, प्रवास खान जी हमारे साथ है। प्रवास जी, देखिए, आपातकाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर घंटों तक भी चर्चा करते रहें तो शायद कम पड़ेगा। आपातकाल के उस दौर में क्या कुछ देश ने झेला, क्या कुछ देश की जनता ने झेला, यह किसी से छुपा नहीं है। 1000 से ज्यादा साहित्य हैं जिनमें हर एक घंटे का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब के दौर की अगर बात कर लें, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दल यह कहती है कि हमारे अधिकारों का तो हनन अब केंद्र सरकार ने कर लिया है। देखिए आयुष, देखिए, आपने अपना वक्तव्य पहले ब्रेक से जाने से पहले आपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताया था कि किस विषम परिस्थितियों में उनको रहना पड़ रहा था जेल में। यहाँ तक कि लेख में उल्लेख है कि उनको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के प्रताड़ित किया जाता था। अब आप सोचिए किस तरह का वो दौर था। मैं पहले ही बोला कि पढ़ने के बाद मैं तो उसका
ये गवा नहीं रहा, लेकिन पढ़ने के बाद भी एक सीखन सी पैदा हो जाती है। आप देखिए आयुष, जब आपातकाल की स्थिति बनी, देश में सारा कुछ होने के बाद जब 6वीं लोकसभा का जब चुनाव होता है तो भारत के मतदाता सरकार को उखाड़ के फेंक देती है और नई सरकार जनता पार्टी की बनती है। जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो इस आपातकाल के लिए न्यायमूर्ति जेसी शाह का एक कमेटी बनाया जाता है, जिसमें 48,000 पेज का जो कागज, 100 से ज़्यादा बैठकों की कागज जो एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको लेके आया जाता है। वो डॉक्यूमेंटेड होता है, जो भविष्य के लिए होना था, लेकिन कमोवेश फिर ये सत्ता पे ये सरकार आती है और सारा डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देती है। तो आपातकाल जो इम्पोज किया था उसकी मानसिकता इसी तरह रहती है। सरकारी मशीनरी का कैसे यूज किया जाए। आपने सबसे सवाल किया, हमारे राजद के भी मित्र यहाँ बैठे हैं, घटक दल के कांग्रेस के भी मित्र इनके बैठे, इनके घटक दल के जेएमएम के लोग नहीं हैं, लेकिन इनको ये भी जवाब देना चाहिए, झारखंड में जिस तरह से सरकारी मशीनरी का यूज हुआ, 5,46,000 जो मैया को अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है, उसका कौन हिसाब देगा? उसका कौन हिसाब देगा? वो भी तो एक आपातकालीन स्थिति पे ना, आप दुरुपयोग करके तो आप वोट ले लिए, लेकिन अपात्र कैसे घोषित कर दिए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे भी आपको सवाल पूछना चाहिए, ये भी जवाब दे देना। ये इधर उधर का जो बात करके यहाँ जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सार्थक बहस कीजिए ना। कभी 15 लाख पे जवाब नहीं पूछा आपने परवाज भाई, बताइए ना। कभी 2 करोड़ नौकरी पे जवाब नहीं पूछा आपने, आप कभी 400 रुपए सिलेंडर केंद्र सरकार ने बोला था उसको जवाब नहीं पूछा आपने, कभी काला धन पे जवाब नहीं पूछा, क्योंकि मिली भगत है आपकी, मिली भगत है आपकी केंद्र सरकार में, मिली भगत है आपकी केंद्र सरकार में। कभी सवाल पूछा कीजिए उनसे, कभी सवाल पूछा कीजिए उनसे भी कि आपकी मानसिकता ही आपातकाल बिल्कुल वाली बिल्कुल है, पूछा कीजिए कभी सवाल। कुचलने वाली 2 करोड़ रोजगार पे पूछिए, तो इसी के 15 लाख पे पूछिए, क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते 15 लाख पे? मैं बता रहा हूं आपातकाल पर चर्चा हो रही है और अब क्या चाहते हैं कि उस वक्त जो सरकार में थी उससे आपातकाल पर भी सवाल ना पूछा जाए? सवाल पूछने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड, वही इस बात वक्त है जो सरकार में थी, आप वो बात को मैं बोल रहा हूँ ना, कि जैसे पहले जो समाजवादी थे, राजनारायण साहब का जो चर्चा होता था, लालू प्रसाद यादव का, ये लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। आज वो कांग्रेस के पीछे लग्गू बन के रहे हुए हैं, उसको सही साबित करने के लिए लगे हुए हैं। आप वो चीज को बोले ना, सरकारी मशीनरी का किस तरह से दुरुपयोग। आप सोचिए ना, वो जेसी शाह जी का रिपोर्ट को पूरा नष्ट कर देना कि भविष्य में लोग ना जान पाए। लेकिन ये सब चीज को देखते हुए यहाँ झारखंड में भी आप घटक दल के बनाए हैं, उसी तरह सरकारी मशीनरी का यूज किया, बिल्कुल मशीनरी का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ, ये आरोप आजसू पार्टी की ओर से है। बिल्कुल, वक्त की पाबंदी पर कुछ मिनट बचे हैं। क्षितिज जी का भी वक्तव्य हम जान लेते हैं। क्षितिज जी, आपने कहा कि उस वक्त भी हम तत्कालीन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब भी हम आवाज उठाते हैं। उस वक्त जो लालू प्रसाद यादव ने किया था सही था, आज काला अध्याय के रूप में दिन मना लेते आप लोग, आज मान लेते कि संविधान हत्या दिवस है। नहीं आयुष, ये आप तो भारतीय जनता पार्टी पुरानी, अगर मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू और केंद्र की कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी कैसे इस देश में रह पाती। उनके तो मुंह बंद हो जाते, उनके पास दूसरा कोई जवाब ही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और यही सब रह जाते हैं। क्या उनके कार्य के हमने तो कहा था कि उस वक्त भी सवाल, जब जनता पे अत्याचार हुआ तो हमने सवाल पूछा, और इस वक्त भी हम सवाल पूछ रहे हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। परवाज रुकिए, आपका जवाब दे, हम आपका जवाब दे रहे। परवाज जी सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। परवाज जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। रुकिए क्षितिज जी, बात पूरी करें। क्या अपात्र घोषित कर दिया, उसके खिलाफ आप चले जाइए। अगर वो गलत है और अगर टूल किट की तरह प्रयोग किया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जाइए, केस कीजिए कि यहाँ गलत तरीके से किया गया है, ये गलत तरीके से किया गया, वो आप नहीं करते। फिर बीच में मत बोलिए। परवाज जी आपके बोला क्या? एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं बोला क्या? एक सवाल का जवाब, परवाज जी एक मेरा सवाल है, उसका जवाब सुन लेते हैं। आपातकाल में लाठी खाने वाले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष परवाज जी मेरे सवाल का एक जवाब ले लेते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए क्षितिज जी। क्या लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था उस वक्त तत्कालीन सरकार के आदेश पर, उस गम को, उस जख्म को आरजेडी आज भी याद रखे हुए है?
क्या कांग्रेस पार्टी से आज भी उस बात को लेकर खफा है आरजेडी? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए आयुष जी, किसी के खफा के बात नहीं, कांग्रेस पार्टी से हमारा वो नहीं है, हमारा इमरजेंसी के खिलाफ हम हैं आयुष जी, इमरजेंसी के खिलाफ हम कल भी थे और आज भी हैं इमरजेंसी के खिलाफ। तो काला दिवस मना ये लेते ना, ये काला दिवस क्यों मनाए? पूरा जनता तो काला दिवस मनाती है जब सिलेंडर देख करके बाहर जाती है, पूरे बच्चे तो काला दिवस मनाते हैं जब उनके स्कूलों को बंद करके मार्च किया जाता है, पूरे बेरोजगार युवा तो काला दिवस रोज मना रहे हैं जिनसे रोजगार छीन लिया गया। वो लोग बीच में बोल रहे परवाजी, हम तो नहीं बोलते हैं, भगवान कर रहे हैं आप, बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सवाल पूछे गए और निश्चित तौर पर साहित्यों में, पत्रों में जिन बातों का उल्लेख है उसका जिक्र किया गया और अभी मौजूदा दौर में पिछले 11 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा सवाल पूछे गए। यह भी कह दिया गया कि अघोषित आपातकाल है। निश्चित तौर पर 50 साल पहले जो बीता वो देश आगे कभी नहीं देखना चाहेगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। राजेश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रवास खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से थे। प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। भारत सच है तो दिखेगा।